गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं 24 अप्रैल के करंट अफेयर। और सबसे पहले हम बात करेंगे अपने डेली के मॉर्निंग थॉट के बारे में। हर सफल आदमी के पीछे बहुत सारे असफल वर्ष होते हैं। यानी देखो, फेलियर से ही सक्सेस की तरफ आगे बढ़ा जाता है। फेल होते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, फिर अपनी कमियों के ऊपर फोकस करते हैं, कमियों को दूर करते हैं, फिर सफल होने के लिए प्रयास करते हैं, है ना। और फिर धीरे धीरे जब हम फेलियर से सीखने लगते हैं तो एक दिन सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो हर सफल आदमी के पीछे बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, तब जाके उसको कभी सक्सेस मिलती है। इसी विचार के साथ में मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फेलियर से घबराइए मत, फेलियर आपको बहुत कुछ सिखाता भी है। इसी के साथ में स्टार्ट करेंगे हम आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी नेशनल पंचायती राज डे के बारे में, जो हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार भी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 2010 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाने की घोषणा करी गई थी। अच्छा, इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है, आप सबने शायद सुना भी होगा। 73 नंबर का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था, यानी संवैधानिक संशोधन हुआ था 73rd नंबर का 1992 में, उसके द्वारा पहली बार जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको लागू किया गया था, है ना। और सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया था, तो सबसे पहले राजस्थान में लागू करा गया था पंचायती राज व्यवस्था को 1959 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का टाइम था, उस टाइम पीरियड में। देखिए, इसके बाद 24 अप्रैल 1993 से जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है, उसके लिए इस डे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जैसा हम देखते हैं कि पंचायत स्तर पे चुनाव होते हैं, नगर निगम स्तर पे चुनाव होते हैं, तो ये जो व्यवस्था है लाई गई थी अधिनियम 1992 में, संविधान में संशोधन किया गया था। 73 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसके थ्रू लाई गई थी। अब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे के बारे में, जो हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और 15 से 21 अप्रैल के बीच में वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे वीक भी सेलिब्रेट करा जाता है, ठीक है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इस दिन का उद्देश्य क्या है। इस दिन का एम ये है कि जब भी हमारे सामने किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आती है, तो अपनी क्रिएटिविटी और अपने जो है इनोवेशन, जो हमारे थॉट्स हैं, उनके माध्यम से उन समस्याओं को हल कर दिया जाए। सबसे पहले इस दिन की शुरुआत कब करी गई थी, इस दिन की स्थापना करी गई थी 25 मई 2001 को कनाडा के टोरंटो में। और किसके द्वारा करी गई थी, कनाडाई मार्सी सहगल थे जिनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। देखिए, यूनाइटेड नेशन ने 27 अप्रैल 2017 को एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट करा था, और उसके बाद जो है ये डिसाइड करा था कि पूरी दुनिया में 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे सेलिब्रेट करा जाएगा। और स्पेशली 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो सस्टेनेबल गोल डिसाइड किए गए थे, उसके लिए क्रिएटिविटी जो थिंकिंग है और जो इनोवेशन जो आइडियाज हैं, उसको किस तरीके से इन्हेंस कर सकते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। भारत और ब्रिटेन के बारे में बात करेंगे, जिनके बीच में अभी जो है एक फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग हुआ है भारत और यूके के बीच में। स्पेशली जैसा कि हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल एक डायलॉग है, तो फाइनेंशियल डायलॉग का मतलब होता है, यानी कि वित्तीय संवाद का मतलब ये होता है कि यहाँ पर बैंकिंग से रिलेटेड, संपत्ति प्रबंधन और जो जो समाज को सुविधाएं दी जा रही हैं, उसमें किस तरीके से फाइनेंशियल इम्प्रूव किया जा सके, कम से कम ब्याज दरों पर दिया जा सके, बैंकिंग और भुगतान के बारे में, पूंजी बाजार के बारे में, इन विषयों पर दोनों देशों के बीच में बात हुई है। कहाँ पर हुई है, तो लंदन में हुई है। लंदन क्या है, तो यूके की राजधानी है लंदन। 100 रुपीज क्वाइन फॉर 100 डेज ऑफ मन की बात, ठीक है ना। जैसा कि लोगों से ही हमें समझ में आ जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित होता है मन की बात, प्रधानमंत्री के द्वारा करा जाता है जनता से मन की बात, तो उसका जब 100वां संस्करण है, तो उस अवसर पर ही 100 रुपीज का क्वाइन जारी करा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके लिए जो आधिकारिक सूचना है वो किसके द्वारा दी गई है,
तो फाइनेंशियल मिनिस्टर के द्वारा दी गई है, यानी निर्मला सीतारमण के द्वारा दी गई है उनके वित्त मंत्रालय की तरफ से। और ये बोला गया है कि जब 100वां संस्करण होगा तो उस समय 100 रुपए का सिक्का जारी करा जाएगा। अच्छा, सिक्के के डिजाइन के बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि नॉर्मली हम सब देखते हैं कि सिक्के पर अशोक स्तंभ होता है, सत्यमेव जयते लिखा रहता है देवनागरी लिपि में, तो यही सारी चीजें इसमें भी लिखी रहेंगी। Launch of new rupees 100 coin by the central government on the 100th edition of मन की बात प्रोग्राम by the Prime Minister। ओके है। और साथ में आप देख रहे हैं कि जो सिक्के का दूसरा वाला साइड होगा, अदर साइड पर क्या लिखा होगा, 100th एपिसोड ऑफ मन की बात। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के लिए सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है एयर मार्शल संदीप सिंह को। किसे नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल संदीप सिंह को। देखिए, नियुक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, नियुक्तियों से बहुत रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सैन्य सलाहकार के रूप में इनको नामित किया गया है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो है ये वायुसेना के पूर्व उप प्रमुख एयर मार्शल थे, यानी संदीप सिंह पहले पूर्व उप प्रमुख एयर मार्शल थे। ये रिटायर हो चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद में इनको जो है एयर मार्शल संदीप सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सैन्य सलाहकार बनाया गया है, जो 24 अप्रैल से अपनी जगह को ले लेंगे। और इसके पहले इसका हेड कौन था? तो वो अनिल चौहान थे। अनिल चौहान इस समय क्या है, तो हमारे सीडीएस हैं, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। जैसा कि जब भी सेना से रिलेटेड न्यूज होती है तो सीडीएस का नाम आप जरूर देखेंगे। तो सीडीएस कौन है हमारे देश के? तो अनिल चौहान जी हैं, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है। एयर मार्शल संदीप सिंह अपॉइंटेड एज अ मिलिट्री एडवाइजर टू नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए, जियो सिनेमा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है रोहित शर्मा, उनको नियुक्त किया गया है जियो सिनेमा के द्वारा अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। अच्छा, साथ में मैं आपको बता दूं कि जो डिजिटल फर्स्ट है, इसका जो एटीट्यूड है उसको प्रमोट करेंगे रोहित शर्मा। और ये जो दृष्टिकोण है वो किसका है? तो ये जियो सिनेमा टीम का दृष्टिकोण है, जिसको प्रमोट किया जाएगा रोहित शर्मा के द्वारा। देखिए, स्टार स्पोर्ट्स ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और इसके साथ साथ जो स्टार स्पोर्ट्स है उसने ये भी कहा है कि उनके पास बिलीव एम्बेसडर की टीम है, जिसमें कौन कौन से क्रिकेटर हैं? हार्दिक पांड्या है, रविंद्र जडेजा है, केएल राहुल है, श्रेयस अय्यर है। और ये जो बिलीव एम्बेसडर है ये क्या करेंगे? तो देश के विभिन्न हिस्सों में आईपीएल टीमों का प्रतिनिधित्व करने का काम करेंगे। देखिए, एचएसबीसी ने इंडिया के क्रिकेटर विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब देख रहे हैं आप कि क्रिकेटर से जो रिलेटेड न्यूज है वो कितनी ज्यादा है। और ब्रांड एम्बेसडर एग्जाम में पूछा जाता है ना। स्पेशली कोई भी एग्जाम आप देंगे, बैंकिंग से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं या रेलवे से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं, उसमें जरूर पूछा जाता है कि ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। तो एचएसबीसी इंडिया ने क्रिकेटर विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। एसबीआई के बारे में बात कर रहे हैं। एसबीआई डॉलर बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ डॉलर की रकम जुटाएगा। 18 अप्रैल को विदेशी मुद्रा बॉन्ड जारी करे गए हैं एसबीआई के लिए। और ये बोला गया है बोर्ड की तरफ से, बोर्ड ने मंजूरी दे दी है और बोर्ड की तरफ से बोला गया है कि 2 अरब डॉलर जुटा सकता है एसबीआई। ठीक है। तो पहले किश्त में 50 करोड़ डॉलर का पहला बॉन्ड होगा, है ना। उसी की न्यूज हम बात कर रहे हैं, उसी के बारे में। और ये किश्तों में आएगा, जैसे 50 करोड़ का अभी ले लिया है तो उसके बाद धीरे धीरे करके लिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि एसबीआई के द्वारा सिंडिकेट सोशल लोन लिया गया है 1 अरब डॉलर का, जो एसबीआई के द्वारा इस तरीके का पहला इतना बड़ा कर्ज लिया गया है। साथ में ही एसबीआई यूरोप, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के महत्वपूर्ण बैंकों से संपर्क करेगा और विदेशी बॉन्ड के जरिए 2 अरब डॉलर जुटाने की कोशिश करेगा, जिसके लिए मंजूरी दे दी गई है बोर्ड के द्वारा। एसबीआई विल रेज $500 million थ्रू डॉलर बॉन्ड्स। ओके। रसिया हैज बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर। ये हमें कैसे पता चला है? तो आंकड़े रिलीज करे गए हैं और उसमें ये बताया गया है कि भारत ने
फरवरी में 33.5 अरब डॉलर मूल्य के कच्चे तेल का आयात करा है। किससे? रसिया से। उसके बाद सऊदी अरब से आयात किया गया है 23 अरब डॉलर का, और इराक से आयात किया गया है 20.3 अरब डॉलर का। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि जो भारत है वो कच्चे तेल का सबसे बड़ा दूसरा निर्यातक है रसिया के लिए, यानी रसिया जिसको तेल बेचता है रसिया की तरफ से दूसरे नंबर का है। देखिए, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है वो एक नीति, एक पॉलिसी लेकर आई है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिकल वाहन निर्माण और गतिशीलता नीति 2022। तो इसके तहत ये बोला गया है कि 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी सरकारी विभाग हैं, सरकारी ऑफिसेज हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 100% इलेक्ट्रिक वाहन का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने बोला है कि रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होगा ऐसी गाड़ियों के लिए, 3 साल तक कर दिया 3 साल तक के लिए कर दिया जाएगा। और अगर कोई इलेक्ट्रिक वाहन यूपी में ही बना है तो उसके लिए 5 साल तक का कर है और पंजीकरण शुल्क मुक्त है, यानी जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो बिल्कुल मुफ्त है। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास NHAI से, यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से, जिसने ये बोला है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2025 है उसमें लगभग 10,000 किलोमीटर तक का ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया जाएगा, उसकी नेटवर्किंग बिछाई जाएगी, है ना। और ये किसकी मदद से किया जाएगा? तो जो राष्ट्रीय वाहन व्यवस्था प्रबंधन लिमिटेड है, यानी NHLML है, उसकी सहायता से करा जाएगा। अच्छा, इस जो जो ऑप्टिकल फाइबर है उसके माध्यम से क्या होगा ये भी देख लेते हैं। तो ये एक ऐसा इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा जिससे कि हाईवे पर 5G और 6G की जो सेवाएं हैं, जो कम्युनिकेशन के माध्यम है, इंटरनेट की जो सुविधाएं हैं वो आसानी से प्राप्त हो सके और देश के दूर दराज इलाकों में भी ये नेटवर्किंग जो यात्रा कर रहे हैं उनको मिल सके। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो पायलट रूट डिसाइड किया गया है वो यानी जिसको हम डिजिटल हाईवे कह सकते हैं, तो जो डिसाइड किया गया है वो सबसे पहला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 1367 किलोमीटर है। इसके अलावा हैदराबाद और बेंगलोर कॉरिडोर है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 512 किलोमीटर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के बारे में बात करेंगे, जिसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1995 में करा गया था एक स्वतंत्र संगठन के रूप में। और मैं आपको बता दूं कि जो NHAI है यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, इसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का लगभग 50,000 किलोमीटर से अधिक का जो नेटवर्क है उसका प्रबंधन किया जाता है, उसका मैनेजमेंट करा जाता है और उसका रखरखाव करा जाता है। और साथ ही जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है उसका लगभग 40% का जो प्रतिनिधित्व है वो कौन करता है? तो NHAI के द्वारा करा जाता है। सड़कों की देखभाल करना, राष्ट्रीय राजमार्गों की देखभाल करना, उनकी गुणवत्ता को बनाए रखना और उससे रिलेटेड जो कुछ भी काम है उसकी सारी जिम्मेदारी NHAI के पास है। तो स्थापना जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि 1995 में करा गया था NHAI अधिनियम 1988 के तहत। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में मिलेगा और अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव हैं। और ये एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत। ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री जिनका नाम है डोमिनिक राब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा क्यों दिया है? इन्होंने रिजाइन इसलिए कर दिया है क्योंकि इनके खिलाफ जब जांच हुई थी तो ये पाया गया कि इन्होंने अपने सहयोगियों के प्रति डराने धमकाने जैसे व्यवहार किए हैं। तो इस व्यवहार के चलते ही इन्होंने रिजाइन कर दिया है अपने पद से। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी तमिलनाडु विधानसभा है, उसने एक अधिनियम, एक एक्ट पारित करा है। उस एक्ट के तहत क्या करा गया है कि जो दैनिक काम करते हैं, मजदूर हैं, कारखानों में लगे हुए हैं, कंपनियों में लगे हुए हैं, उनके काम के घंटे बढ़ाकर 8 घंटे से 12 घंटे कर दिया जाएगा। और जो 12 घंटे काम करेगा उसको सप्ताह में 4 दिन ही काम करना पड़ेगा और बाकी दिन उनको पेड छुट्टी मिलेगी, यानी पैसे के साथ में छुट्टी दी जाएगी। ऐसा एक्ट पारित किया गया है।
और मैं आपको बता दूं कि ये जो अधिनियम है ये उसी जगह लागू होगा जहां पर जो श्रमिक हैं या जो कर्मचारी हैं वो इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी 12 घंटे काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सभी जगह या सभी कंपनियों में लागू नहीं होगा इस एक्ट के तहत। अच्छा, इसके पहले मई 2020 में 10 राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, आसाम, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने जब कोविड का टाइम पीरियड चल रहा था तो उसमें श्रम कानूनों में बदलाव करा था और जो काम के घंटे थे उसको 8 घंटे से बढ़ाकर कितना कर दिया था, तो 12 घंटे कर दिया था। देखिए, इसके पहले जो यूपी गवर्नमेंट ने भी ऐसा करा था, यानी यूपी गवर्नमेंट ने भी अपने जो वर्कर थे उनके वर्किंग आवर को बढ़ाकर 8 घंटे से 12 घंटे कर दिया था। बाद में इसको क्या कर लिया, इसको विड्रॉ कर लिया गया था यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। तमिलनाडु के बारे में बात करेंगे तो हम सबको अच्छे से पता है कि जब हम बिल्कुल भारत का साउथ वाला पोर्शन देखेंगे तो वहां पर हमें तमिलनाडु देखने को मिल जाएगा, जो राज्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को गठित किया गया था और 14 जनवरी 1969 को इसकी जो सीमाएं हैं जो आज हमें दिखती हैं, इसकी बाउंड्रीज डिसाइड करी गई थी। आपको बंगाल की खाड़ी, साथ में अरब सागर और हिंद महासागर के मुहाने पर देखने को मिल जाएगा तमिलनाडु। केले और फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। आम, रबर, मूंगफली, नारियल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और कॉफी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। भरतनाट्यम, जिसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, यहाँ का लोकप्रिय और प्रसिद्ध नृत्य है। राज्यपाल कौन है, रविंद्र नारायण रवि हैं। मुख्यमंत्री कौन है, तो एम के स्टालिन है। विधानसभा में यहाँ पर जो सीटें हैं तमिलनाडु विधानसभा में, तो 235 सीटें हैं। राज्यसभा के लिए जो सीटें यहाँ से जाती हैं 18 सीटें जाती हैं और लोकसभा के लिए कुल 39 सीटें यहाँ से जाती हैं। देखिए, नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास नागालैंड से। तो नागालैंड का जिला है जिसका नाम क्या है, फेक। तो इस जिले का ही एक गांव है अवंगखू। अवंगखू, तो इस गांव का दौरा किया गया है केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के द्वारा। केंद्रीय राज्य मंत्री जो एल मुरुगन है वो मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्रालय से रिलेट करते हैं। तो किसी भी मिनिस्टर के द्वारा, यूनियन मिनिस्टर के द्वारा इस तरीके के गांव का विजिट करने का ये पहला मामला सामने आया है। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो नागालैंड का फेक जिला है वहां पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र है, उसका दौरा किया गया है केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के द्वारा। और इस समय पर जो एल मुरुगन है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम चलाई जा रही है उसके बारे में भी काफी ज्यादा बात करा। अच्छा, साथ साथ में मैं आपको ये बता दूं कि जो ये गांव है वो नागालैंड और म्यांमार के बीच में, यानी जो नागालैंड और म्यांमार की सीमा है, यानी भारत म्यांमार सीमा है, वहां पर स्थित है। एल मुरुगन becomes the first union minister to visit India's first village. Okay? नागालैंड के बारे में जैसा कि हमने 2 दिन पहले ही बहुत अच्छे से पढ़ा था कि हमारे देश का जो पूर्वोत्तर हिस्सा है, जो पूर्वी हिस्सा है, वहां पर 7 सिस्टर्स में से एक नागालैंड आता है जिसकी सीमाएं जैसा कि हम सबको पता है म्यांमार से मिलती हैं। और ये राज्य के रूप में गठित किया गया था 1 दिसंबर 1963 को। इसकी राजधानी क्या है, कोहिमा है। भाषा यहाँ पर अंग्रेजी बोली जाती है, मतलब इसकी जो राज्य की भाषा है वो क्या है, तो अंग्रेजी है। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर क्या मिलेगा, तो इंडकी राष्ट्रीय उद्यान है। त्योहार यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल और मोत्सु मोंग फेस्टिवल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फेस्टिवल होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली जो पूर्वी जो 7 सिस्टर्स के फेस्टिवल हैं, जो हमारे राज्य हैं पूर्वी हिस्से के, उनके फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में जरूर आते हैं। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य, पुली वैज वन्यजीव अभ्यारण्य और रंग पहाड़ आरक्षित वन है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। राज्यपाल ला गणेशन है और साथ में आधिकारिक पक्षी ब्लीथ का ट्रेपोग्रेन है। लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए यहाँ से एक एक सीटें जाती हैं और सबसे बड़ा जो शहर है दीमापुर है यहाँ पर। और यहाँ पर जिले आपको 16 देखने को मिलेंगे, यानी 16 डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ है नागालैंड राज्य। देखिए, नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास डीआरडीओ और भारतीय नौसेना से रिलेटेड, जिन्होंने उड़ीसा का जो समुद्री तट है वहां पर बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल के माध्यम से अगर दुश्मन की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल आ रहा है तो उससे जो भी खतरा है, उसका जो भी प्रभाव है,
उसको निष्क्रिय किया जा सकता है ना। तो यानी BMD प्रणाली की क्षमता को सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने के मामले में भारत भी अपनी जो योग्यता है उसका प्रदर्शन कर चुका है BMD इंटरसेप्टर मिसाइल के जरिए। अब हम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO का फुल फॉर्म क्या है, तो रक्षा अनुसंधान यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो भारत के रक्षा मंत्रालय के तहत आता है और स्पेशली सेना से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसके बेस्ड पर काम करता है। यानी सेना से रिलेटेड जो हथियार है, उपकरण है, कंप्यूटर सिस्टम है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, कम्युनिकेशन के माध्यम है, उससे रिलेटेड जो कुछ भी टेक्नोलॉजी है उसमें काम करता है, रिसर्च करता है और उनका विकास करने का काम करता है। ठीक है। और सब भारतीय सेना के द्वारा DRDO, भारतीय सेना के लिए DRDO की तरफ से जो सबसे पहली मिसाइल बनाई गई थी वो प्रोजेक्ट इंडिगो चलाया गया था। और सबसे पहली जो मिसाइल बनाई गई थी वो सतह से हवा पर मार करने के लिए बनाई गई थी और इस मिसाइल का नाम क्या था, तो सैम, सैम नाम था इस मिसाइल का। साथ में मैं आपको बता दूं कि इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भारत का डिफेंस सिस्टम है उसमें नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ में नए सिस्टम को लाया जाए और इन टेक्नोलॉजी में और इस सिस्टम को इन्हेंस किया जाए, यानी इनको आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि जो भारतीय सेना है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में हमें देखने को मिलेगा और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो समीर वी कामत जी हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मेरे द्वारा जो सेशन किया गया है पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए। लाइक करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर करिए अगर कोई स्टूडेंट हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं, या अगर आपको नॉलेज भी चाहिए, डेली के न्यूज़ की अच्छे से नॉलेज चाहिए, एक एक पॉइंट की डिटेलिंग में करती हूँ, तो इस तरीके की न्यूज़ चाहिए तो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा जो कंटेंट है उसको टेलीग्राम के लिंक पर PDF के फॉर्म में शेयर कर दिया जाता है, तो वहाँ से भी आप हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, तो आप किसी भी लैंग्वेज में अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने जो साथ दिया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, मैं बहुत बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए, मेरा हौसला अफजाई करते रहिए। कल फिर मुलाकात होगी 25 अप्रैल के करंट अफेयर के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।